So good evening all. I Durgesh Singh welcome you all on Suhar IAS once again. So सबसे पहले हम देखते हैं, एक तो देखो जो हम कल पढ़ रहे थे, जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसको थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं आपको। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये 180 डिग्री जो लाइन होती है, ये कॉमन लाइन है, मतलब दोनों तरफ से आप जाओगे तो 180 डिग्री लाइन आपको मिलेगी, क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, अगर आप इस लाइन को क्रॉस करते हो तो आप सीधा इस साइड आ जाओगे। ठीक है, तो इस साइड आ जाओगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही इंटरनेशनल डेट लाइन आप क्रॉस करोगे, मान लो इंटरनेशनल डेट लाइन है, आप इसको क्रॉस कर रहे हो कहाँ से, सॉरी, वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट अगर आप इसको क्रॉस कर रहे हो तो टाइम क्या हो जाएगा, डिग्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब अगर यहाँ 26 डेट है तो यहाँ 27 होगा। ठीक है, सिंपल। लेकिन अगर मैं आपसे सिंपल इसी को घुमा के एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने कल की क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ाया था, पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। तो यू विल लूज अ डे। कैसे आप लूज करोगे एक डे, वो आपको पता है। सॉरी, वंस अगेन, यू आर गेनिंग अ डे। ठीक है, नॉट लूजिंग अ डे। अब इसको समझाना ही पड़ेगा। देखो कैसे, अगर यहाँ आपके पास 27 है, तो वंस यू आर क्रॉसिंग दिस लाइन, सो आफ्टर वन डे, मतलब यहाँ 26, तो आपको वापस से 27 मिलेगा यहाँ पे, मीन्स यू आर गेनिंग अ डे। ठीक है, कल की क्लास में मैंने इसको डिटेल में बताया था। चलो, और बाकी यूनिवर्स के बारे में मैंने आपको बताया, तो यूनिवर्स में मैंने आपको बताया कि जो नोन था, जो नोन मैटर है, वो सिर्फ और सिर्फ 5% है। इसी को विजिबल मैटर या विजिबल एनर्जी बोलते हैं। बाकी का 27% डार्क मैटर है एंड 68% डार्क एनर्जी। फिर मैंने आपको कुछ थियरीज बताई थी यूनिवर्स से रिलेटेड। तो यूनिवर्स से रिलेटेड मल्टीपल थियरीज है, जिसमें से एक थियरी दी थी किसने, फ्रेड हॉयल ने, स्टडी स्टेट थियरी। तो नाम याद रखना, फ्रेड हॉयल ने दिया। इनका सीधा कॉन्सेप्ट था कि जो यूनिवर्स है ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करते करते वो एक लिमिट तक पहुंचेगा, इससे ज्यादा नहीं एक्सपेंड हो सकता। ये इससे ज्यादा एक्सपेंड होगा तो फिर वो ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इनके कहने का सिंपल सा मतलब ये, इट ओरिजिनेट्स एंड इट एक्सपेंड्स अप टू अ लिमिट एंड बियॉन्ड दैट लिमिट इट विल बी एन ऑब्जर्वेबल। इस बात का ध्यान रखो, मैंने कल की क्लास में डिटेल में बताया। उसके बाद एक दूसरी थ्योरी थी, पल्सेटिंग थ्योरी। मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में याद रखो, इट वाज गिवन बाय ऑर्थर एडिंगटन। ठीक है, तो इसको ऑर्थर एडिंगटन ने दिया था, तो ये थियरी याद रखना। इसके जस्ट बाद मैंने आपको बताया था बिग बैंग थियरी के बारे में। ठीक है, तो बिग बैंग थियरी 1927 में दिया गया। ठीक है, तो 1927 में दिया गया, और इसको प्रूव किसके द्वारा किया गया, तो एडविन पी हब्बल द्वारा। मैंने डिटेल में बताया इसको। और ये कैसे प्रूव किया गया, कब प्रूव किया गया, तो 1929 में इसको प्रूव किया गया। किस मेथड से, तो रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट के मेथड से। रेड शिफ्ट क्या है, ब्लू शिफ्ट क्या है, मैंने आपको एकदम डिटेल में बताया है। इस थियरी का नेम किसने दिया, तो फ्रेड हॉयल ने दिया। ठीक है, इस थियरी को नाम किसने दिया। और यूनिवर्स क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। और ये बिग बैंग हुआ क्या था, एकदम सिंपल सा समझो। एक स्मॉल बॉल थी, और इसमें अगर स्मॉल बॉल थी, कहने का मतलब पूरा का पूरा यूनिवर्स इस बॉल में है और एकदम छोटा है, तो एक्सट्रीम डेंस होगा, इसकी डेंसिटी हाई होगी, और एक्सट्रीम टेम्परेचर भी होगा इसका। समझ में आया, तो ये एक्सट्रीम डेंस था और एक्सट्रीम टेम्परेचर था इसका। और ये एक्सप्लोड किया, और एक्सप्लोड करने की वजह से मैंने बताया विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। कहने का मतलब 1 सेकंड से भी कम समय में क्या हुआ, 1 सेकंड से भी कम के समय में पूरा यूनिवर्स बन गया। देखो, 1 सेकंड से भी कम समय में पूरा यूनिवर्स बन गया। एक्सप्लोजन कब हुआ था, 13.7 बिलियन ईयर्स को। बिलियन मैंने बताया था, 1 बिलियन इक्वल टू 1000 बिलियन ईयर्स होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। एंड इट स्टार्टेड एक्सपैंडिंग। ठीक है, इसको मेजर कैसे किया गया, ब्लू शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट मेथड से। अभी भी ये एक्सपेंड कर ही रहा है, मतलब ये अभी भी क्या कर रहा है, ये एक्सपेंड कर रहा है। और इसकी जो एक्सपेंशन की रेट है, मतलब जो एक्सपेंशन की दर है, वो उसको हबल कांस्टेंट बोलते हैं। मैंने इन सारी चीज़ों को बारे में डिटेल में बताया था कि जो स्टार्स होता है वो कहाँ से डेवलप होता है, स्टेलर नेबुला। तो ये एक रोटेटिंग नेबुला होता है। लेट मी टेक अनदर कलर, तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। ये क्या होता है, ये एक रोटेटिंग नेबुला होता है। तो एक रोटेटिंग नेबुला होता है, और बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन इसका टेम्परेचर हाई होता चला जाता है, और एक टाइम में इसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। जब इसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, तो फिर इसके कोर का जो कोर में फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फ्यूजन के लिए एटलीस्ट इतना तो चाहिए ही चाहिए टेम्परेचर।
तो जब हाइड्रोजन के दो नाभिक मिल के एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं, खूब सारा टेम्परेचर बनाते हैं, तो जब फ्यूजन की प्रक्रिया होती है तो ये स्टार बोला जाता है। ठीक है, मेन सीक्वेंस भी बोलते हैं इसको कभी कभी, तो स्टार बोला जाता है। तो स्टार जब इसके कोर, मैंने आपको कल बताया था कि इसके कोर का जब फ्यूल खत्म हो जाएगा तो फिर ये थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा, और इसके पेरीफेरी में जो फ्यूल होगा वहां पे ये क्या करेगा, फ्यूजन की प्रक्रिया होगी, तो ये रेड जाइंट बन जाता है, और फिर बाद में ये काफी अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, और कोर में तो बिल्कुल भी मतलब कोर में एकदम नाम मात्र का फ्यूल होता है। ठीक है, और इसका जो फ्यूल होता है थोड़ा बहुत वो आसपास होता है, ये बिल्कुल शांत दिखाई देता है, और शांत मतलब एक प्लेनेट की तरह दिखाई देता है। इसका प्लेनेट से कोई लेना देना नहीं है, ये कोई प्लेनेट नहीं है, ये नेबुला है। मतलब इसको, अच्छा ये नेबुला भी नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना, सिर्फ प्लेनेटरी नेबुला बोलते हैं। ये लग कैसा रहा है आपको, देखने में कैसा लग रहा है, तो नेबुला मतलब एक गैसियस क्लाउड की तरह लग रहा है। और मैंने आपको बताया कि आसपास का क्षेत्र इसका जब क्या है बताओ, अनस्टेबल है, तो बाद में ये अनस्टेबल पार्ट हट जाता है और बाद में सिर्फ और सिर्फ कोर ही बचता है। इस कोर देखो यहाँ कितना छोटा है। यहाँ जब रेड जाइंट था तो ये बहुत बड़ा हो गया था, तो इसको जाइंट बोलते हैं, और यहाँ पे ये काफी छोटा हो गया है, तो इसलिए इसको डॉर्फ बोलते हैं। कैसा दिखता है, वाइट दिखता है। इसमें तब भी थोड़ा बहुत ईंधन, तब भी थोड़ा बहुत फ्यूल रहता है। ठीक है, और बाद में जब इसका पूरा फ्यूल खत्म हो जाता है तो ये ब्लैक डॉर्फ भी बन जाता है। ब्लैक डॉर्फ ऐसा खोजा नहीं गया है अभी, तो इस बात का भी ध्यान रखना, बस कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बताया कि अगर इसका जो मास है वो 10 टाइम्स ऑफ सन्स मास हो तो फिर ये क्या बन जाता है, एक बड़ा सा स्टार बन जाएगा। कहने का मतलब कम से कम इसका मास कितना है, मोर देन 10 टाइम्स ऑफ सन्स मास, देन इट विल बी कॉल्ड मैसिव स्टार। इस बात का ध्यान रखना। और मैसिव स्टार बनेगा तो इसका जो रेड जाइंट बनने वाला है, तो रेड जाइंट भी बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए इसको सुपर रेड जाइंट बोलते हैं। एक चीज ध्यान देना, मैंने बोला कि हाँ इसका पार्ट, जो कोर पार्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिकॉज ऑफ आयरन एंड निकल, तो इसमें आयरन और निकल होते हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह एक्सप्लोजन बनता है, और उस एक्सप्लोजन को सुपरनोवा बोलते हैं। एक्सप्लोजन इतना बड़ा होता है कि 10 लाइट ईयर की दूरी तक कोई यूनिवर्सल बॉडी रह ही नहीं जाएगी, अनलेस कि वो खुद ही एक मैसिव स्टार ना हो। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इस एक्सप्लोजन के बाद जब इसके रेमिनेंट्स बचते हैं, और इसका रेमिनेंट जो है 1.4 टाइम्स ऑफ सन्स मास टू 3 टाइम्स ऑफ सन्स मास होता है, तो ये न्यूट्रॉन स्टार बनता है। न्यूट्रॉन स्टार इसको इसलिए बोलते हैं, इसके न्यूट्रॉन्स कोलाइड करते हैं, ये काफी डेंस होता है, इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, इस बात का ध्यान रखो। उसी तरीके से अगर इसका मास जो है मोर देन 3 टाइम्स ऑफ सन्स मास होगा तो ये ब्लैक होल बनेगा। डेंसिटी दोनों की ही हाई होती है, चाहे वो न्यूट्रॉन स्टार हो या ब्लैक होल हो, बट ब्लैक होल की डेंसिटी तो बहुत ज्यादा हाई होगी। अब ब्लैक होल की खासियत, ब्लैक होल के बारे में मैंने आपको बताया था। ब्लैक होल की खासियत, ब्लैक होल को आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो, इसके इवेंट होराइजन से। इवेंट होराइजन का क्या होता है कि जिसके बियॉन्ड अगर कोई भी चीज फेंकते हो, कोई भी पिंड फेंकते हो, या इवन लाइट भी फेंकते हो, जब लाइट इतनी हल्की है, जब उसको ये इनग्लैब कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, पास होने ही नहीं देता है, तो फिर भारी से भारी चीज तो आसानी से ये क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस बात का ध्यान रखो। कुछ ब्लैक होल के बारे में याद रखना कि एक नाम है M87, तो M87 के बारे में याद रखना। अनदर इज सजिटेरियस ए। तो दो ब्लैक होल सजिटेरियस ए कहाँ पे है, हमारी ही गैलेक्सी में है, और M87 मेजाइजर गैलेक्सी में है। तो यू नीड नॉट टू रिमेंबर द नेम ऑफ द गैलेक्सी मेजाइजर, जस्ट नो कि हमें एक ब्लैक होल है जिसका इमेज प्राप्त है, और वो हमें इमेज मिला कैसे, तो वो हमें इमेज मिला इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से, EST से। और ऐसा नहीं कि आपने इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से इसको देखा है, इसके कुछ प्लाज्मा वगैरह आसपास दिखे हैं, और बिकॉज ऑफ इट्स रेडिएशन इन्होंने इस इमेज को फाइंड आउट किया है, मतलब इस इमेज को बनाया है प्रॉपर। ठीक है, तो इसके रेडिएशन और प्लाज्मा से। प्लाज्मा क्या है आपको पता है कि वो मैटर की एक स्टेज है। उसके बाद मैंने आपको यूनिवर्स की कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। ठीक है, अब मैंने आपको सोलर सिस्टम के बारे में बताया था, तो थोड़ा सा टेक अनदर कलर। तो मैंने सोलर सिस्टम में आपको कुछ थ्योरीज बताई थी, स्पेशली दो तरीके की थ्योरीज बताई थी। दो तरीके की थ्योरीज बताई थी। ठीक है, एक तो थी इवोल्यूशनरी थ्योरी, दूसरी थी कैटास्ट्रॉफिक या कॉन्ट्रैक्शनरी थ्योरी।
ठीक है, तो अब इवोल्यूशनरी थ्योरी में कौन कौन सी थ्योरी मिलती है? यहाँ पे एक तो गैसियस हाइपोथेसिस मिलती है, दूसरी मैंने डिटेल में बताया था, मैं आपको वापस से बताऊंगा। ठीक है, तो एक गैसियस हाइपोथेसिस मिलती है, दूसरी नेबुलर। ये किसने दिया था? तो ये दिया था इमैनुअल कांट ने, और ये दिया था लाप्लास ने। और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शनरी थ्योरी है, कौन सी? कॉन्ट्रैक्शनरी थ्योरी भी दो है। तो एक तो टाइटल हाइपोथेसिस थी और दूसरी थी प्लैनेटेसिमल थ्योरी। प्लैनेटेसिमल थ्योरी को दिया था चैम्बरलिन एंड मोल्टन, दो व्यक्ति थे, और टाइटल हाइपोथेसिस को भी दो व्यक्ति थे, जीन्स एंड जेफरी, इन्होंने दिया था। इवोल्यूशनरी थ्योरी का सिंपल सा मतलब है, मैंने आपको समझाया था क्या, कि सन और इसके जो प्लैनेट्स हैं एक साथ डेवलप हुए। कॉन्ट्रैक्शनरी थ्योरी का सिंपल सा मतलब है कि सन पहले था और इसके जो बाकी के प्लैनेट्स वगैरह हैं ये बाद में डेवलप हुए। ठीक है, तो इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्शनरी या फिर कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी बोलते हैं। अब जैसे ये आपके सामने गैसेस हाइपोथेसिस दिया गया है, इसमें बताया था कि गैस का एक गोला था एंड इसके बाद इससे इस गैस के एक गोले से सन और इसके सारे प्लैनेट्स एक साथ डेवलप हुए। किस तरीके से? ये एक रोटेटिंग क्लाउड था, यानी कि मतलब ये गैसियस क्लाउड जो था वो रोटेटिंग का रोटेट कर रहा था। फिर ये क्या हो गया, ये एक्सपेंड हो गया, और एक्सपेंड होने के बाद ये इसके मैटर सेपरेट हो गए। ये मैटर्स सन के चारों तरफ घूम रहे थे और इसलिए इन्होंने स्फेरिकल शेप ले लिया और स्फीयर बन गए, तो फिर ये प्लैनेट्स बन गए। ठीक है, उसी तरीके से नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया था? लाप्लास ने। इनके कहने का मतलब भी सही में, यहाँ पे एक नेबुला था, फिर ये रोटेट करने लगा, इसने डिस्क शेप लिया, डिस्क शेप से फिर मैटर सेपरेट हो गए, और मैटर सेपरेट होने के बाद जब ये रोटेट कर रहे थे अराउंड द सन, तो देन दे टुक स्फेरिकल शेप एंड बिकेम प्लैनेट्स। उसके बाद ये जो थियरी आप देख रहे हो इधर, ये टाइटल हाइपोथेसिस है, कि कहने का मतलब यहाँ सन पहले ऑलरेडी सन था, तो यहाँ से एक बहुत बड़ा स्टार इसके पास से होके गुजरा, तो बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल पुल इसके जो मैटर होने लगे इसकी तरफ आने लगे, देखो मैटर और ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगा, और फिर उसके बाद ये मैटर पूरा का पूरा सेपरेट ही हो गया। जब मैटर सेपरेट हो गया तो इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और जब ये दे स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द सन दे टुक स्फेरिकल शेप। ठीक है, तो दिस वाज टाइटल हाइपोथेसिस। आपको प्लैनेटेसिमल थ्योरी में सिंपली मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सन था और यहाँ भी एक मैसिव स्टार इसके पास से होके गुजरा, तो जब मैसिव स्टार यहाँ पे था तो इट स्टार्टेड अट्रैक्टिंग सन को अट्रैक्ट करने लगा, तो फिर इसके मैटर को, सन के मैटर को इसने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, मतलब बाहर की तरफ खींच लिया। तो ये सिगार शेप में बाहर आया, लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इट पास्ड अवे एंड दीज मैटर्स स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द सन, एंड वंस दे स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द सन दे टुक स्फेरिकल शेप बिकॉज ऑफ इट्स मास। समझ में आया? एकदम सिंपल सी कहानी है। उसके बाद मैंने आपको सन के बारे में बताया। सन के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बताई थी कि किस तरीके से इसकी टोटल 6 लेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो 6 लेयर्स कौन कौन सी थी यहाँ पे दिया है। सबसे पहला कोर था, देन उसके बाद इसका रेडिएटिव जोन था, देन इसके बाद इसका कन्वेक्टिव जोन था, कन्वेक्टिव जोन के बाद मैंने आपको बताया कि इसका फोटोस्फेयर है, देन क्रोमोस्फेयर है, एंड देन कोरोना है। मैंने क्रोमोस्फेयर में बताया था कि इसमें सन स्पॉट्स होते हैं, इसका टेम्परेचर बताया था, इट इज नियरली 5000 टू 5500 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद मैंने आपको कोरोना का टेम्परेचर बताया था, इट इज नियरली 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इसके कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। एंड नाउ हम स्टार्टिंग अगर क्लास, कहने का मतलब अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं सोलर सिस्टम डिटेल में। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब मैं सोलर सिस्टम की बात करता हूँ तो क्या है सोलर सिस्टम में, एक तो सन है एंड इट्स फैमिली। अब सन है तो इसकी फैमिली है, तो यहाँ पे क्या है बताओ, ये सन है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि सन जब मास की बात आती है तो टोटल मास का 99.98% तो सिर्फ सन है, और बाकी इसकी जो बाकी की फैमिली जो देख रहे हो ना, तो ये 0.02% में सारी की सारी फैमिली है। कहने का मतलब ये मरकरी हो, ये वीनस हो, ये अर्थ हो, मार्स हो, ये कोई भी हो, ये क्या है बताओ, ये सिर्फ 0.2% पार्ट ही है। तो कहने का मतलब जहां भी आप डायग्राम देखते हो तो प्रॉपर एक डायग्राम नहीं होता है। वो प्रॉपर डायग्राम क्यों नहीं होता? क्योंकि बनाना पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया? ये बात आपको समझनी चाहिए। अब देखो, सन से लेकर अर्थ के बीच की दूरी कितनी है? लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। समझ में आया? अब इस पूरी दूरी को कितना बोलते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो सन से लेकर इसका जो एंड है, एंड इसका क्या है? ऊट क्लाउड। सबसे लास्ट में आपको क्या मिलेगा? ऊट क्लाउड मिलेगा।
तो सन से लेकर जो इसका एंड है वो कितना है 50,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये बात याद रखना। तो सोच लो कितनी दूर तक सोलर सिस्टम फैला है, ये एक बात है। दूसरी बात ये याद रखो, यहाँ कुछ प्लेनेट्स हैं। प्लेनेट कौन सा है? सबसे पहले आपको मरकरी मिलेगा, देन आपको वीनस मिलेगा, देन आपको अर्थ मिलेगा, देन मार्स मिलेगा, एक डॉग प्लेनेट भी मिलेगा। उस डॉग प्लेनेट का नाम है सेरस। तो ये एक ऐसा डॉग प्लेनेट है जो कैसा है, इनर है। अब ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। अब मैं आपको एक चीज वापस से समझाता हूँ। यहाँ पे इसको लिखने से अच्छा है कि मैं थोड़ा साफ साफ लिखूं। ठीक, जस्ट हाँ। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या है, एक डॉग प्लेनेट है जिसको सेरस बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सेरस है। अब ये डॉग प्लेनेट, टोटल 5 डॉग प्लेनेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और उन 5 डॉग प्लेनेट में पहली बात तो ये कि सबसे इनर डॉग प्लेनेट है, ये याद रखना। और सबसे छोटा डॉग प्लेनेट है, सबसे इनर है, सबसे छोटा है, ये बात आप याद रखो। दूसरी बात ये कि यहाँ पे एस्टेरॉयड बेल्ट है। एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर जितने भी प्लेनेट्स हैं, इन सबको या तो इनर प्लेनेट कहते हैं या फिर टेरेस्टेरियल प्लेनेट कहते हैं। टेरेस्टेरियल मतलब अलाइक अर्थ। ठीक है। दूसरी बात, अब इस एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर भी कुछ प्लैनेट्स हैं, जैसे जुपिटर है, देन सैटर्न है, देन यूरेनस है, देन नेपच्यून है। यहाँ पे प्लूटो है। प्लूटो क्या है, एक डॉग प्लैनेट है। ठीक है। तो प्लूटो है, एंड प्लूटो के बाद आपको क्या मिलेगा बताओ? प्लूटो के बाद आपको हायुमा, एक डॉग प्लैनेट मिलेगा, देन मेकमिक मिलेगा, एंड देन एरिस मिलेगा। एरिस सबसे आउटर है। एरिस जो है वो सबसे आउटर डॉग प्लैनेट है, ये देखो। तो सबसे आउटर डॉग प्लैनेट कौन सा है, एरिस है। तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। तो मैंने आपको 5 डॉग प्लैनेट के बारे में बताया। अब इसके बाहर, इस एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर जितने भी प्लैनेट्स मिलते हैं, इनको जोवियन, मतलब इनको क्या बोलते हैं, जोवियन, जोवियल नहीं, जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, दे आर गैसियस ऑल्सो, तो इनको गैसियस भी बोलते हैं। जोवियन का मतलब सिंपल सा होता है जुपिटर लाइक। जुपिटर लाइक, मैंने आपको बोला ना कि टेरेस्टेरियल का मतलब क्या होता है, अर्थ लाइक, और जोवियन का मतलब क्या होता है, जुपिटर लाइक। अब देखो दोनों की खासियत क्या है। यहाँ पे सन का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा होगा, तो यहाँ अंदर रहने वाले जितने भी प्लैनेट्स होंगे, या तो इनके मून होंगे ही नहीं, मतलब इनके जो मून होते हैं वो होंगे ही नहीं, या फिर होंगे भी तो बहुत कम होंगे। इसलिए मरकरी के पास कोई मून है ही नहीं, बताऊंगा मैं डिटेल में। वीनस के पास भी कोई मून नहीं है, अर्थ के पास सिर्फ एक मून है, मार्स के पास सिर्फ 2 मून है। समझ में आया? बट व्हेन इट कम्स टू जुपिटर, जुपिटर के पास 95 प्लस मून्स है। सैटर्न, अभी तक सैटर्न के पास सबसे ज्यादा मून्स हैं, तो सैटर्न के पास मोर देन 200 प्लस मून्स हैं। ठीक है। यूरेनस, यूरेनस के पास भी 20 प्लस मून है। और नेपच्यून, नेपच्यून के पास भी 15 प्लस मून है। तो इस बात का याद रखना। ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। और भी बताता हूँ मैं, और जानकारी देता हूँ। दूसरी बात, अगर ये पास में है तो यहाँ सिर्फ ये प्लेनेट्स को, जो सन है, ये या तो इसके मून्स को अट्रैक्ट कर लेगा या तो उड़ा देगा, सिंपल, बिकॉज ऑफ सोलर फ्लेयर और बिकॉज ऑफ मोर ग्रेविटेशनल पुल। दूसरा, ये यहाँ पे गैसेस की मात्रा जो होगी वो बहुत कम होगी। मतलब ये जितने भी प्लेनेट्स होंगे ये रॉकी और मेटालिक होंगे। ठीक है। जैसे अर्थ, ठीक है, अर्थ डेंस है, रॉकी एंड मेटालिक है। आप बोलोगे मेटल है क्या? बिल्कुल, मेटल इतना है कि वो रॉक से भी ज्यादा है। ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखो। दूसरी बात, यहाँ पे जो आउटर प्लैनेट है, हाँ, इनको इनर बोला जाता है, इनको आउटर भी बोला जाता है। तो दे आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट आल्सो, मतलब दे कैन बी कॉल्ड जोवियन, गैसियस और आउटर प्लैनेट। तो जो आउटर प्लैनेट है, फिर से ध्यान से सुनो, जो आउटर प्लैनेट है इसमें गैसेस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ये बड़े होते हैं, यहाँ पे मून्स की संख्या बहुत ज्यादा होगी। तो ये सारी चीजें मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। देखो याद मत करो, ऐसा कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, हम डायरेक्ट यहाँ पहुंच गए। हाँ, दूसरी बात आप देखो, जैसे ये मरकरी है, तो अगर मैं मरकरी के बारे में बताऊं तो यहाँ पे मरकरी हैज नो मून, मरकरी के पास कोई मून नहीं है, तो ये बात रखना। वीनस के पास भी नो मून, कोई मून नहीं, वीनस के पास भी कोई मून नहीं है। यहाँ पे मैंने बोला कि जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत कम होता है, गैसेस बहुत कम होता है, लेकिन जितना भी एटमॉस्फेयर हो उसमें
जैसे वीनस का अगर थोड़ा भी एटमॉस्फेयर है, मान लो वीनस पे सिर्फ 1 यूनिट एटमॉस्फेयर है एंड जुपिटर पे 100 यूनिट है, तो क्या फर्क पड़ता है? इस 1 यूनिट में ही जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा है वो किसकी है? CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की है। इसलिए यहाँ पे इसको, अब कार्बन डाइऑक्साइड को आपको पता है कि ये ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस अलग चीज है, गैस अलग चीज है। ग्रीन हाउस गैस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर को ट्रैप करके रखता है। तो टेम्परेचर को ट्रैप करने के कारण यहाँ पे मोर देन 90% जो गैसेस हैं वो CO2 है, इसलिए ये टेम्परेचर को ट्रैप करता है। टेम्परेचर को ट्रैप करता है तो ये बहुत ब्राइट दिखता है। सुन पाए? बहुत गर्म है, पहली बात तो बहुत गर्म है, दूसरी बात बहुत ब्राइट दिखता है। सुन पाया? तो इसलिए इसको सांझ का तारा या भोर का तारा भी बोलते हैं। सांझ का तारा या भोर का तारा भी बोलते हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखो। ठीक है, इसको थोड़ा सा, ठीक है। अब इनका टिल्ट देखो, यहाँ पे दो प्लैनेट्स आपको ऐसे मिलेंगे, दो प्लैनेट्स ऐसे मिलेंगे, एक तो कौन? वीनस, दूसरा यूरेनस। ये देखो, तो इसका टिल्ट कितना है? लगभग 98%, 98 डिग्री, और इसका टिल्ट कितना है? लगभग 177 डिग्री। आप ध्यान से समझो, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो किस दिशा में रोटेट कर रहे हैं? तो वो दे आर रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सारे के सारे प्लैनेट्स कैसे रोटेट कर रहे हैं? लेट मी टेक अनदर पे। सबसे पहले हम रोटेशन ही देख लेते हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं सबके रोटेशन क्या है? एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस। वीनस एंड यूरेनस को छोड़कर सबकी जो रोटेशन, सबका जो रोटेशन हो उसको प्रोग्रेड कहा जाता है। प्रोग्रेड को वेस्ट टू ईस्ट बोलते हैं, या फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, इस बात को ध्यान में रखो। जो वीनस और यूरेनस, जब मैंने यहां पे लिख दिया तो दूसरा स्टेटमेंट यही होगा कि जो वीनस और यूरेनस है ये कैसा है? इनकी जो रोटेशन है, मतलब वीनस एंड यूरेनस, इनकी जो रोटेशन है वो कैसी है? वो रेट्रोग्रेड बोली जाती है। वेरा इसे रेट्रोग्रेड, प्रोग्रेड का मतलब सीधा होता है। अब आप यहां से उल्टा सीधा मत लगा लेना कि एंटी क्लॉकवाइज जो है तो उल्टा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो रेट्रोग्रेड है मतलब दे रोटेट ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट का सिंपल सा मतलब है क्लॉकवाइज। अच्छा, क्लॉकवाइज क्यों? ठीक है, क्लॉकवाइज इसलिए कि मान लो, मैंने बताया था कि मान लो ये अर्थ है, और अर्थ, आपको पता है कि अर्थ की रियल एक्सिस ये है। ठीक है, एक इमेज प्रॉपर लेके लेता हूँ ना। मान लो ये अर्थ है, और अर्थ अपनी एक्सिस से ऐसे झुकी हुई है। अर्थ इस एक्सिस से झुकी हुई है। अर्थ की एक्चुअल एक्सिस कितनी होनी चाहिए? एक्चुअल एक्सिस ये होनी चाहिए यहाँ पे कहीं, बट ये क्या है? झुकी हुई है। अगर, और ये क्या है? एक बेस लाइन है। अगर मैं इसको ज्यादा झुका दूं, कहने का मतलब जैसे ही ये 90 यहां से, मतलब ये बेस है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री झुक जाए तो ये लाइन यहाँ आ जाएगी। अगर ये 90 डिग्री से ज्यादा झुकेगी तो सिंपल सी बात है ये यहाँ पे आएगी। अभी अर्थ का जो साउथ पोल है वो यहाँ रहेगा और नॉर्थ पोल यहाँ रहेगा। अगर इसी तरीके से कोई प्लेनेट मोर देन 90 डिग्री झुक गया, मतलब 98 डिग्री झुका है, या 177 डिग्री झुक के यहाँ पे आ गया, तो इसका जो नॉर्थ पोल होना था, कहने का मतलब ये ऊपर होना था ना, ये यहाँ पे होना था कहीं यहाँ पे, बट ये यहाँ आ गया है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया बताओ? तो ये इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात, ये नॉर्थ होता बट ये साउथ हो गया है, ये साउथ होता बट नॉर्थ हो गया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको नॉर्थ ही बोलेंगे और इसको साउथ ही बोलेंगे, बट उल्टा हो गया है। तो इसलिए इनकी रोटेशन जो है वो कैसी दिखती है? उलट दिखती है। दूसरी बात, सबका रिवोल्यूशन कैसा है मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, रिवोल्यूशन ऑफ ऑल प्लैनेट्स, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिवोल्यूशन सबकी क्या है?
प्रोग्रेड ही है। व्हेन आई से प्रोग्रेड तो वेस्ट टू ईस्ट ही है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही है, तो इस बात का ध्यान रखना। आपको किसी और को जो टिल्ट है वो याद रखना ही नहीं, मतलब किसी भी प्लेनेट का टिल्ट नहीं याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं कुछ प्लेनेट्स के समझते हैं। मैंने गैसियस और जोवियन प्लेनेट में डिफरेंसेस बता दिए, तो सॉरी गैस, एक थे टेरेस्टेरियल, दूसरे थे जोवियन। जब प्लेनेट्स की कहानी आती है तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दे आर स्मॉलर इन साइज, ये स्मॉलर इन साइज है, स्मॉलर इन साइज। दूसरी बात, ये इनका टेम्परेचर हाई रहेगा, क्यों? क्योंकि दे आर नियरर टू सन, तो टेम्परेचर कैसा रहेगा? दे आर बिगर इन साइज, ये क्या कैसे रहेंगे? दे विल बी बिगर। इनका टेम्परेचर कैसा रहेगा? तो टेम्परेचर विल बी लोअर, टेम्परेचर कैसा रहेगा? लोअर। ये कैसे रहेंगे? अलाइक अर्थ, मतलब ये रॉकी, आप इनको बोल सकते हो, दे आर रॉकी एंड मेटॉलिक इन नेचर। इनका नेचर कैसा रहेगा? दे आर गैसियस इन नेचर। दे विल हैव लेसर मून्स, क्यों लेसर मून्स? दे विल हैव मोर मून्स, क्यों मोर मून्स? क्योंकि ये सन से दूर है। तो इस बात का ध्यान रखना, और इसमें मल्टीपल डिफरेंसेस आप निकाल सकते हो। दे आर अलाइक अर्थ, दे आर अलाइक जुपिटर, ठीक है। तो और जैसे मैंने आपको बताया कि दे विल बी मैसिव इन साइज, मैसिव इन साइज में बिगर इन साइज, कौन? जोवियन प्लैनेट्स, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंसेस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्या? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट को इनर प्लैनेट भी बोलते हैं, बिकॉज दे आर इनसाइड एस्टेरॉइड बेल्ट। क्या है? दे आर इनसाइड दे आर कॉल्ड आउटर और गैसियस, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हैं? 8, हम उसके बारे में देखेंगे अभी जस्ट। तो सबसे पहले कौन सा? मरकरी के बारे में देखते हैं। मरकरी हैज नो मून्स। मरकरी जो है स्मॉलेस्ट इन साइज है। मैं साइज सबका साथ में बताऊंगा। तो मरकरी हैज नो मून्स, सबसे पहले मून्स देख लेते हैं। देन अनदर प्लेनेट इज वीनस। वीनस क्या है? ब्राइटेस्ट है, हॉटेस्ट है, इस बात का भी ध्यान रखना, ब्राइटेस्ट है, हॉटेस्ट है। इट हैज ऑल्सो नो मून्स। अर्थ, अर्थ हैज हाउ मेनी मून्स? मैं आपको डिस्टेंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि सबसे पहले मरकरी आता है, देन वीनस, अर्थ। अर्थ हैज ओनली 1 मून। देन कम्स मार्स। मार्स को लाल ग्रह भी बोलते हैं, इसका नाम ही मार्स है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मेथेन ज्यादा है, ठीक है, मेथेन और आयरन ऑक्साइड ज्यादा है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। और इसके 2 मून है, एक है फोबोस, अनदर इज डीमोस, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरी साइड, अदर प्लैनेट्स। सबसे पहले हम आते हैं जुपिटर। मैंने बताया जुपिटर हैज मोर देन 95 प्लस मून्स एंड, बट आपको 4 मून याद रखने हैं जुपिटर के, जिनको गैलीलियन मून्स बोलते हैं, ये गैलीलियन सैटेलाइट्स बोलते हैं, जिनको नंगी आंखों से भी देखा जा सकते हैं। नंगी आंखों से मतलब बिना किसी टेलीस्कोप वगैरह के। तो दे आर आयो, यूरोपा, कैलिस्टो एंड गैनीमीड। आपको ये पता होना चाहिए कि गैनीमीड जो है वो लार्जेस्ट है, कहाँ? लार्जेस्ट है इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। अनदर इज
सैटर्न। तो सैटर्न का आप सिर्फ एक याद रखो, टाइटन। टाइटन सैटर्न का सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है। दूसरी बात, इस पूरे सोलर सिस्टम में सेकंड लार्जेस्ट है, पूरे सोलर सिस्टम में सेकंड लार्जेस्ट। तो ये याद रखना, ठीक है। एंड इट हैज, मतलब अभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा प्लेनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा मून है, तो इट इज सैटर्न। तो यू नीड टू रिमेंबर दैट सैटर्न हैज मोर देन 200 सैटेलाइट्स, ठीक है। तो इस बात को याद रखो। अनदर प्लेनेट इज यूरेनस। तो यूरेनस के कुछ सैटेलाइट्स हैं। इट ऑल्सो हैज मोर देन 20 सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स। और इसमें इसके नाम तो बहुत आसान है, जैसे मिरांडा, जो ग्रीक ड्रामा है जूलियस सीजर का, उसके नाम है मिरांडा। देन ओब्रायन, देन मार्गारेट, देन एरियल, IAL, ठीक है, एरियल। एंड मेनी मोर। उसके बाद अनदर इज नेपच्यून। क्या है, यहां पे लिख देता हूं मैं, तो अनदर नेपच्यून। तो नेपच्यून की का जो प्लैनेट है एक ही याद रखना, दैट इज ट्राइटन, ठीक है। तो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज, जो इनके मून है, मतलब सब प्लैनेट्स हैं या फिर नेचुरल सैटेलाइट्स कहा जा सकता है। तो ये इनकी खासियत है, ठीक है। तो फिलहाल ये सारी चीजें याद रखो। आपको ये पता होना चाहिए जुपिटर क्या है, वो लार्जेस्ट है। अगर मैं इनकी साइज देखूं, साइज मैं आपको, देखो आप इमेज देखते हो बट उसको ऑब्जर्व नहीं करते हो, तो आप साइज देखो तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो साइज सबसे छोटा क्या है, मरकरी, देन मार्स, देन मार्स से बड़ा आपको क्या मिलेगा, वीनस। वीनस और मार्स में, सॉरी, अर्थ और मार्स में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो अर्थ थोड़ा सा लार्जेस्ट है, अर्थ है। देन अर्थ के बाद आपको मिलेगा मार्स, तो देन अर्थ, देन सॉरी नेपट्यून, देन यूरेनस, देन सैटर्न, एंड सबसे बड़ा मिलेगा आपको जुपिटर, ठीक है। एंड डेंसिटी अगर देखी जाए तो मोस्ट डेंसेस्ट आपको अर्थ मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आयरन सबसे ज्यादा है अर्थ में, रॉक से भी ज्यादा आयरन है, तो मोस्ट डेंस्ड। और सबसे कम डेंसिटी किसकी है, सैटर्न की। तो ये तो पानी में भी डाल दोगे तब भी तैरेगा, सुन पाया। तो लीस्ट डेंस है, ठीक है। बाकी कुछ डिटेल्स आगे देखेंगे पीपीटी की सहायता से। हाँ, तो बस ये हो गया, ठीक है। तो इतनी ही जानकारी है। तो आगे कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ डॉग प्लेनेट्स के बारे में देखते हैं। किसके बारे में, डॉर्फ प्लेनेट, ठीक है। डॉर्फ प्लेनेट वैसे सब, मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, सिरस। मैं डिस्टेंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। देन यू विल फाइंड क्या, प्लूटो, देन यू विल फाइंड हाइयूमा, देन यू विल फाइंड मेक, एंड एट द एंड आप पाओगे एरिस को, सुन है। एंड अगर साइज के हिसाब से देखा जाए, देन यू विल फाइंड सबसे बड़ा प्लूटो, देन यू विल फाइंड एरिस, देन हायोमिया, देन मेक, देन सिरस। तो इस बात को ध्यान में रखना। सिरस जो है ओनली इनर डॉर्फ प्लैनेट है, इनर डॉर्फ प्लैनेट है, तो ये बात भी याद रखना, ठीक है। हाँ, तो ये चीजें याद रखना। सबसे बड़ी बात, तो डॉर्फ प्लैनेट क्या होता है, कि व्हाट इज डॉर्फ प्लैनेट। तो
सबसे पहले आप डॉ प्लेनेट जानो, इससे पहले आपको जानना चाहिए कि व्हाट इज प्लेनेट, प्लेनेट्स क्या है। तो जब प्लेनेट्स की बात आती है तो प्लेनेट्स हैं क्या, तो सबसे पहले इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में 3 क्राइटेरिया बताए। क्या 3 क्राइटेरिया बताए? अगर ये 3 क्राइटेरिया कोई यूनिवर्सल बॉडी फिलफिल करता है तो फिर वो क्या है बताओ, वो एक प्लेनेट है। अगर इन तीनों क्राइटेरियाज को कोई यूनिवर्सल बॉडी फुलफिल नहीं करता है तो फिर वो क्या है कि वो एक डॉग प्लेनेट है। ठीक है, पहले जैसे कि आपको पता होगा ये प्लूटो जो था वो एक प्लेनेट काउंट होता था, पहले ये माना जाता था कि टोटल 9 प्लेनेट्स हैं, बट अभी आपको 8 ही मिलते हैं। ठीक है, तो वो क्राइटेरिया क्या है, तो प्लेनेट शुड हैव, मस्ट हैव हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक तो पहली बात तो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए, कहने का मतलब ये स्फेरिकल होना चाहिए, सिंपल। एक्चुअली हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब स्फेरिकल नहीं होता, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि इसका शेप ऐसा होना चाहिए, हाइड्रोस्टैटिक शेप ऐसा शेप होना चाहिए कि एक संतुलन स्थापित हो जाए। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल स्टेबल हो जाए, कोई पिंड स्टेबल हो जाए, और कोई पिंड स्टेबल तभी होगा जब वो स्फेरिकल होगा। तो इट मस्ट हैव इनफ मास, मतलब यहाँ पे ये एक प्रॉपर थिंग है कि इट मस्ट हैव इनफ मास टू टेक हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये एक कहानी है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि इट मस्ट हैव अ फिक्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, सॉरी, ऑर्बिट अराउंड सन, नॉट अर्थ, अराउंड द सन। ठीक है, अनदर थिंग इज इट मस्ट क्लियर इट्स नेबरहुड। इसको इसका नेबरहुड क्लियर करना पड़ेगा, मतलब इसके आसपास ऐसा कोई यूनिवर्सल बॉडी ना हो कि कल को इसी को खींच के और फिर जो ये सन के अराउंड घूम रहा है ये उसके अराउंड ही घूमने लगे, ये खुद मून बन जाए। तो जब प्लूटो की क्या खासियत है, प्लूटो में कौन सी कमी थी कि वो प्लेनेट से डॉग प्लेनेट बन गया, तो प्लूटो इसको भी फुलफिल कर रहा था, इसको भी फुलफिल कर रहा था, इसको नहीं फुलफिल कर रहा, क्यों? क्योंकि इसका एक सब प्लेनेट है, सब प्लेनेट मतलब नेचुरल मून है शेरॉन, जिसका क्या नाम है, शेरॉन। ये इतना बड़ा है, मतलब ये प्लूटो से भी बड़ा है, और ऐसा पॉसिबल है कि कभी हो सके कि कभी शेरॉन इसको ही पकड़ के ना घुमाने लग जाए। ठीक है, तो इसलिए उसको कैटेगराइज कर दिया गया डॉग प्लेनेट में, क्योंकि इसका नेबरहुड क्लियर नहीं है। तो बस इतनी सी बात याद रखना। ठीक है, चलो अब कुछ और चीजें समझते हैं। जैसे अभी पहले तो यहाँ पे आपको मीटियोराइड्स दिखने लगे, चलो इसी पेज पे अगर लिखने की कोशिश करते हैं, साफ दिखेगा तो ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि जब प्लेनेट की बात आती है तो मार्स और जुपिटर के बीच में, कहा, मार्स और जुपिटर के बीच में आपको एक बेल्ट मिलेगा। बेल्ट मिलेगा मतलब ये एक मैटर है। ये क्या है बताओ? मैटर है। मैटर कैसा है बताओ? रॉकी एंड मेटालिक ही है, रॉकी एंड मेटालिक मैटर है। अच्छा, ये सूर्य के चारों तरफ ये भी क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, मैंने आपको बताया था ना कि जब सन का निर्माण हो रहा था तो यहाँ पे कुछ जो मैटर है, जैसे ये मैटर है तो ये ऐसे फैल गया था, ये फैल गया। अब फैलने के बाद अब यहाँ पे देखो एक अलग से बताओ, मान लो ये पूरा मैटर है और ये फैल गया, और ये सन के चारों तरफ जब घूमेगा तो ये एक हाइड्रोस्टैटिक स्फीयर, हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये स्फेरिकल शेप ले लेगा। कैसा शेप ले लेगा? स्फेरिकल। लेकिन स्फेरिकल शेप तभी लेगा जब इसके पास इनफ मास होगा। तो जब इसका मास कम होगा तो यहाँ पे देखो एस्टेरॉइड बेल्ट का मास इतना नहीं है कि ये फॉर्म कर सके एक हाइड्रोस्टैटिक शेप, और हाइड्रोस्टैटिक शेप फॉर्म नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है ये कुछ भी हो जाए ये प्लेनेट तो नहीं है। अच्छा, डॉ प्लेनेट्स को बोलते हैं, डॉ प्लेनेट ऐसे यूनिवर्सल बॉडीज को बोलते हैं जो 3 क्राइटेरिया बताए गए हैं प्लेनेट्स के लिए, उसमें से वन और मोर देन वन क्राइटेरिया कोई फॉलो कर रहे हैं तो वो डॉ प्लेनेट है। इस बात का ध्यान रखना।
ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे की जो बेल्ट है, इसमें से कभी कभी क्या होता है, कोई रॉक, मतलब कोई ऐसे रॉकी और मेटॉलिक बॉडी क्या होती है, वो अर्थ की तरफ भी आ सकती है। तो जब ये रॉकी और मेटॉलिक बॉडी, फिर से ध्यान से सुनो, जब ये रॉकी मेटॉलिक बॉडी स्टार्ट्स कमिंग टुवर्ड्स अर्थ, तो जब ये अर्थ की तरफ आना स्टार्ट करेगी तो इसको मीटियोरॉइड बोलते हैं, मीटियोरॉइड। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये है कि जब ये अर्थ की तरफ आने लगती है तो इट इंटर्स, कहाँ इंटर करेगा, अर्थ से एटमॉस्फेयर, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करेगा, सिंपल सी बात है। और जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, इट स्टार्ट्स फ्लैशिंग, मतलब ये जलने लगता है। और जब ये जलने लगेगा देन इट इज कॉल्ड मीटियोर। इसको मीटियोर बोलते हैं या फिर इसको शूटिंग स्टार स्टार बोलते हैं। इट हैज नथिंग टू टेक विद स्टार्स, बट इसको शूटिंग स्टार्स बोलते हैं क्योंकि जलता हुआ दिखता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जलता हुआ क्यों दिख रहा है, क्योंकि अर्थ के इन्वायरमेंट में पहुंच गया, एटमॉस्फेयर में पहुंच गया। ठीक है, एक कंडीशन और बनता है, एक कंडीशन ये बनता है कि मान लो ये पूरी तरह ना जले तो इसका थोड़ा सा रेमिनेंट्स, जब इसका रेमिनेंट्स कहाँ जाता है, अर्थ सरफेस, अगर ये किसी भी तरीके से अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाए, जब ये अर्थ के सरफेस पे पहुंचता है तब इसको बोलते हैं मीटियोराइड। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। तो मैंने आपको मीटियोराइड के बारे में बताया, मीटियोर्स के बारे में बताया, मीटियोराइड के बारे में बताया, ठीक है। तो ये सारी चीजें एकदम सेम सेम है, सिंपल है। तो व्हेन इट कम्स टू टुवर्ड्स अर्थ, जब ये अर्थ की तरफ स्टार्ट आना स्टार्ट करता है, देन इट इज कॉल्ड मीटियोराइड। एंड व्हेन इट इंटर्स इनटू अर्थ्स एटमॉस्फेयर, एंड बिकॉज ऑफ दैट अर्थ्स एटमॉस्फेयर क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, and because of those friction it starts flashing, ठीक है, then it is called meteors। मीटेरॉइड को बोलते हैं कि अगर इसका कोई भी पार्ट, इसका रेमिनेंट्स जो है वो अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाता है तो देन इट इज कॉल्ड मीटेरॉइड। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। व्हाट इज कॉमेट, इसको यही समझाते हैं। कॉमेट्स क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉमेट्स आल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम एस्टेरॉइड बेल्ट, देन इट इज इनकरेक्ट। देखो, जैसे यहाँ पे एक बेल्ट है, वैसे आफ्टर प्लैनेट्स, आफ्टर द लास्ट प्लैनेट, मतलब एक लास्ट स्टेज में एक और पार्ट है, एक और बेल्ट है, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, इट इज कॉल्ड क्यूपर बेल्ट। इसको क्या बोलते हैं बताओ, इट इज कॉल्ड क्यूपर बेल्ट। तो ये क्यूपर बेल्ट है, ठीक है। तो क्यूपर बेल्ट कैसा है, सिंपल सी बात है। मैंने आपको एक चीज बताया कि जैसे जो बाद में मतलब ऐसे प्लैनेट्स जो स्पेशली एस्टेरॉइड बेल्ट्स के बाद होते हैं, वो क्या होते हैं, वो गैसियस इन नेचर होते हैं। गैसियस का मतलब ये नहीं है कि उसमें रॉक एंड मेटल्स होते ही नहीं है, तो उसमें रॉक एंड मेटल्स भी होते हैं और ऊपर गैस होता है। जो सन के आसपास जो प्लैनेट्स होते हैं उसका जो गैस है वो तो उड़ गया, तो बचा क्या, रॉक एंड मेटल। लेकिन जो बाद के प्लैनेट्स होते हैं उनका साइज इसलिए बड़ा होता है क्योंकि रॉक एंड मेटल तो होता ही है, प्लस उसमें और क्या होते हैं, उसमें बाकी की गैसेस भी होते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखो। वैसे ही यहाँ पे जो ये बेल्ट है इसमें क्या होते हैं बताओ, इसमें रॉक एंड मेटल तो होगा, बट रॉक एंड मेटल के अलावा इसमें और कुछ चीज होंगी। मतलब इसमें जो आईसी पार्टिकल्स है, तो इतनी दूर है सन से कि ये आइस टाइप का होगा, आइस एंड गैस होगा, आइस एंड गैस होगा। तो मान लो कि यहाँ बीच में क्या है, इसका रॉक पार्ट है और यहाँ पे क्या है, आइस एंड गैस है। तो जो आइस एंड गैस का पार्ट है इसको कोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, इट इज कॉल्ड कोमा, ठीक है, कोमा। दूसरी बात, मान लो ये सन है, ठीक है, और मैंने आपको बताया जैसे मान लो यहाँ पे मरकरी है, देन वीनस है, देन अर्थ है, समझो इस बात को। तो इनका जो पाथ होगा रिवोल्यूशन का ये होगा, इसका पाथ क्या होगा रिवोल्यूशन का, ये होगा,
इसका पाथ रिवोल्यूशन का क्या होगा, ये होगा। अगर यहाँ पे क्यूपर बेल्ट है तो इसके रिवोल्यूशन का पाथ कैसे होगा, इस तरीके से होगा कुछ। कहने का मतलब ये कहाँ पे घूमते हैं, मतलब कैसे पाथ में घूमते हैं, तो इनका जो पाथ होता है वो एलोंगेटेड एलिप्टिकल पाथ होता है, एलोंगेटेड एलिप्टिकल। अच्छा, जब एलोंगेटेड एलिप्टिकल पाथ होता है, आई एम टेकिंग अनदर पेज, समझा रहा हूँ। मान लो अगर एलोंगेटेड एलिप्टिकल पाथ होगा, सिंपल समझो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सन है और इनका पाथ मान लो ऐसे हो गया, ठीक है। मान लो ये एलोंगेटेड एलिप्टिकल पाथ हो गया और यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया और ये यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा और यहाँ पहुंचेगा। अच्छा, जैसे जैसे ये सन के नजदीक पहुंचेगा वैसे वैसे इसका जो कोमा होगा, मैंने बताया ना कि आईसी और गैसेस है बाद इसके चारों तरफ, तो इसका जो कोमा होगा क्या, कोमा स्टार्ट्स मेल्टिंग, कोमा इसका मेल्ट करना स्टार्ट करता है। तो जब मेल्ट करना स्टार्ट करेगा तो ये ऐसे पिघलेगा, ठीक है, ये पिघलेगा और पिघलेगा, जब सन की रेज पड़ेंगी इस पे तो ये क्या होगा बताओ, फ्लैश करेगा। फ्लैश का रीजन सिर्फ यही नहीं होता, फ्लैश का रीजन आयन भी होता है, आयन। एंड कैसे, कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं सन पे, जैसे आप अर्थ पे अरोरा और अरोरा ऑस्ट्रियालिस और अरोरा बोरियोलिस देखते हो। जब मैं अर्थ के बारे में बताऊंगा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताऊंगा, तब मैं आपको वहां से डिटेल्स में बताऊंगा। तो वैसे सन के पास भी कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो सन का चार्ज पार्टिकल और इसके पास भी कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो मान लो इसके पॉजिटिव आयंस अगर इसके नेगेटिव आयंस मिलेंगे तो भी यहाँ पे फ्लैश होगा। इसके फ्लैश दो वजह से होंगे, पहला, ठीक है, पहला आयंस के कारण, ठीक है, और दूसरा किस वजह से, इसके मेल्टिंग के कारण, इसकी जो पूछ है वो मेल्ट करती है। तो अब मैं आपको यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहली बात तो ये कि जो कॉमेट होता है वो एक लार्ज एलोंगेटेड पाथ में सन के अराउंड घूमता है, ये एक बात है। जैसे जैसे ये सन के नजदीक आता है, जितना ही नजदीक आएगा सन के, वैसे वैसे इसकी पूछ जो है बढ़ती चली जाती है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। दूसरी बात इनका, देखो दूसरी बात, अब ये जो है इसमें मल्टीपल, अब इनका टाइम पीरियड कितना हो सकता है कि इनका पाथ जो है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि एस्टेरॉइड बेल्ट की तरह ऐसा पतला सा नहीं है आपका, फिर से ध्यान से सुनो, एस्टेरॉइड बेल्ट की तरह ऐसे पतला सा नहीं है ये बेल्ट काफी चौड़ा है, जो क्यूपर बेल्ट है वो काफी चौड़ा है। तो हो सकता है कि क्यूपर बेल्ट यहाँ हो और कुछ क्यूपर बेल्ट यहाँ हो, मतलब इसकी जो एक्सटेंशन है, ठीक है, तो वो लास्ट प्लेनेट से लेकर ऊट क्लाउड तक है, जो अंतिम बिंदु है सोलर सिस्टम का। कितना अंतिम बिंदु है, 50,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बताया ना। सन से अर्थ की दूरी कितना है, सिर्फ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और सन से सोलर सिस्टम की पूरी दूरी कितनी है, तो वो 50,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यहां तक भी एक्सपेंशन है किसका, क्यूपर बेल्ट का। तो जब यहाँ से कोई इसके पास से 50,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के पास से कोई चीज रिवोल्यूशन स्टार्ट करेगी अराउंड द सन, तो बहुत ज्यादा टाइम लेगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखो। तो कुछ ऐसे भी आपको कॉमेंट्स मिलेंगे जो बहुत जल्दी अपना एक चक्कर पूरा कर लेते हैं तो वापस से आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो ये बहुत जल्दी, इसने इसका रिवोल्यूशन का टाइम सिर्फ सिर्फ 76 ईयर्स है। जैसे कौन सा, हेलीज कॉमेट है, तो हेलीज कॉमेट अपना रिवोल्यूशन कितने टाइम में पूरा करता है, 76 ईयर्स में। मतलब अगर एक बार ये यहाँ आया है 76 साल में दिखा, तो वापस से 76 साल में फिर यहीं दिखेगा आपको। तो बात समझ में आया, तो इस बात को ध्यान से समझना। तो कुछ और कॉमेट्स हैं तो याद रख सकते हो, जैसे हेलीज कॉमेट, एक तो ये कि ये 76 सालों बाद दिखाई देता है, ठीक है, आफ्टर ई 76 ईयर्स ये दिखाई देता है, ठीक है। तो कब दिखाई देगा, 2061 में, ऐसे हेलबोप है। और 1997 में जिसको देखा गया था न्यूमोइस है, जिसको 2020 में देखा गया था। तो ये याद रखना कुछ कॉमेट्स हैं।
ठीक है, अब मैं आपको एक्लिप्सिस के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? ये फिर आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है। अ, आगे जो है नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है स्पेशली यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम के बारे में, वो थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। और रही बात एक्लिप्स, एक्लिप्स बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है एक्लिप्स के बारे में। और सिस्की अलाइनमेंट के बारे में हम कल की क्लास में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट होगा, ए टू जेड कोई भी डाउट है फ्रॉम द प्रीवियस क्लास, सो यू कैन आस्क योर डाउट। यू कैन जस्ट पोस्ट द कमेंट इन कमेंट बॉक्स में। आप अपने डाउट को क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, तो सो दैट आई विल बी टेकिंग योर डाउट इन द नेक्स्ट क्लास, एंड वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा चीज़ों को, अगर जहाँ भी आपको डाउट आएगा तो, ठीक है। एंड क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, सो जस्ट हम नेक्स्ट वीक से दो दो क्लासेस स्टार्ट करेंगे। व्हेन आई से टू टू क्लासेस, तो एक तो मैंने आपको बोला था इधर आई विल बी स्टार्टिंग इकोनॉमिक्स और आई विल बी स्टार्टिंग पॉलिटी, ठीक है, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर मैं पॉलिटी स्टार्ट करता हूँ तो वहाँ से थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट फील करोगे आप। क्यों? क्योंकि पॉलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर जस्ट लाइक मैथ्स। मतलब कहने का मतलब पॉलिटी के क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि इधर यू नो इट और यू डोंट नो, ठीक है। तो और मैक्सिमम क्वेश्चंस पॉलिटी में 90% क्वेश्चंस आप यू कैन डू, आप ही नहीं तो अगर जो भी एक अच्छा स्टूडेंट होगा वो 80% क्वेश्चन तो कर ही रहा है, ठीक है। तो अगर आप 90% क्वेश्चन करते रहे हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो पॉसिबली आई विल बी स्टार्टिंग पॉलिटी, अगर पॉलिटी स्टार्ट नहीं किया तो फिर मैं इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करूंगा। तो आई विल बी कैरिंग बोथ मीन्स ज्योग्राफी तो मैं खत्म कर दूंगा इस मंथ, और ज्योग्राफी के साथ साथ पॉलिटी को भी खत्म करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो फॉर टुडे बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। सो हैव अ वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। यू गाइस कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, ठीक है। कमेंट करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, बिकॉज आई एम नॉट आई एम चार्जिंग नथिंग फ्रॉम यू गाइस, आई एम चार्जिंग ओनली वन थिंग, वर्ड। सो जस्ट डू शेयर एंड लाइक, ठीक है। तो अभी यही करो, आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग from you, but at least you can pay. If you want to pay at least something, so you can share the videos and like, and you can comment.